हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स देखे थे, आज भी हम देखेंगे। बायो के कुछ चैप्टर्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो। और केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स, और जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बीएससी के प्लेलिस्ट में, और या फिर बीएससी एजी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो लोग भी 12th कर रहे हैं या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, बेसिकली क्योंकि आप CUCET देने वाले हो और CUCET में एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में आज हम आगे देखते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, क्योंकि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरह से हैं, और आपके एग्जाम के लिए क्या क्या बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि हमने सिंपल स्ट्रक्चर देख लिया था ग्लूकोज का, 6 कार्बन है, उसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक जो कार्बोनिल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। तो ये सभी हमने देख लिया था। डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हमने देख लिया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखना था ये सब चीज़ें। तो डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और डी प्लस ग्लूकोज, इन दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हो। ये हो गया डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 एंड 3। ठीक है, और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये कहलाएगा ग्लूकोज। अब देख लेते हैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा और उस स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्ट्रक्चर 1 जो है ग्लूकोज का, वो इसकी सारी प्रॉपर्टीज बताता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं। अब आगे देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो इसके पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ग्लूकोज जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी ये स्टिफ टेस्ट नहीं देता है, ओके। और ना ही ये बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड जब हम NaHSO3 के साथ इसको ऐड करते हैं। दैट मीन्स कि ग्लूकोज जो है इसके पास CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी ये कौन सा टेस्ट नहीं देता है, स्टीफ टेस्ट, और नहीं जुड़ता है NaHSO3 के साथ। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता है। तो ये नहीं देता है कौन सा, स्टिप टेस्ट, ओके। और ये किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये NaHSO3 के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनाता है कभी भी। इसके अलावा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे वो है पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जो है ये रिएक्शन नहीं करता है किसके साथ, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ये दिखाता है कि फ्री CHO ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ द हाइड्रोक्सिल एमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब देखो ग्लूकोज जो है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, तो 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में। 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इसके कौन कौन से हो गए, तो एक को हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं बीटा ग्लूकोज। यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज कितने तरह के हो गए, ग्लूकोज 2 तरह के हो गए, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब अल्फा ग्लूकोज जो है ये ऑब्टेन किया जा सकता है कैसे, बीटा फॉर्म्स में। ये क्रिस्टलाइजेशन अगर हॉट सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन में हम करते हैं तो उस केस में अल्फा बीटा क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि ग्लूकोज अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा।
और जो ये बिहेवियर है क्रिस्टलाइन बिहेवियर, इसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में। यू कैन सी हियर फॉर ग्लूकोज। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एच एक जो OH ग्रुप है वो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है CHO ग्रुप के साथ। देखेंगे किस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्ड ए 6 मेंबर्ड रिंग। अब यहाँ ये याद रखना है आपको कि ग्लूकोज में 6 कार्बन तो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो इस रिंग स्ट्रक्चर में भी 6 मेंबर होते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस 6 मेंबर में एक ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज़ें हैं। तो अगर आप देखोगे तो OH ग्रुप जो है C5 का वो इन्वॉल्व होता है रिंग फॉर्मेशन में, और ग्लूकोज जो है वो इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। अब देख लो किस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसका है साइक्लिक स्ट्रक्चर, भले ये इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पे C5, यहाँ पे ये CH2OH जो है ये C6 है, तो C6 रिंग फॉर्मेशन में कभी नहीं जाता है। C5 जो है ये रिंग फॉर्मेशन में जाता है, और यहाँ पे जो ये OH है तो ये H जो है वे बाहर निकल जाता है और वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और ये फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ के एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। इस तरह का यहाँ पे देख रहे हो आप, इस तरह से रिंग बन रहा है। तो अगर इस साइड से ये रिंग बन रहा है तो उसे हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर अपोजिट साइड से बन रहा हो, जैसे आप देख रहे हो इसमें OH इधर है और इस केस में OH अगर इस साइड में हो तो ये बीटा डी ग्लूकोज बनाता है। तो ये 2 साइक्लिक हेमीएसिटल ग्रुप बनते हैं जो कि C1 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अलग अलग होता है। C1 कार्बन देख रहे हो आप, ये है 1 वाला कार्बन, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड है और इसमें 1 कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड है। तो इसी के प्रेजेंस के आधार पे हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वो 2 फॉर्म में है, कौन कौन सा, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। और इसीलिए हम इस फॉर्म को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं, और ये एग्जाम में पूछ चुका है नीट में, कि नीट में या फिर जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे उनमें भी ये पूछ चुका है कि जो कार्बन के मतलब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, तो जनरली हमारे दिमाग में आता है कि ये आइसोमर्स हो सकते हैं, पर ये आइसोमर्स नहीं है, ये एनोमर्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। सिर्फ OH ग्रुप एक साइड इसमें है और दूसरे में इस साइड है, तो सिर्फ साइड का अंतर है, इसीलिए ये आइसोमर्स नहीं है बल्कि एनोमर्स हैं, और इसीलिए इन्हें एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। अब देख लो यहाँ पे अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स, पॉइंट आउट कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर लो यहाँ पे कि अल्फा और बीटा फॉर्म जो है वो एक दूसरे के एनोमर्स हैं। और जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। ये भी आपको याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पायरेनोज स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पायरेन से रिलेटेड है। आप देख रहे हो पायरेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का होता है पायरेन, और इसमें भी देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड हैं लेकिन एक ऑक्सीजन है, तो पायरेन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उसे करेक्टली हम बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज। प्रैक्टिस जरूर करना कॉपी पे बना के, ये बनाओगे आप तो क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप ये इस तरह से बना लेना चेन एक ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे देख रहे हो तो अल्फा में H ऊपर की तरफ है, OH नीचे की तरफ है, ठीक है। और थर्ड कार्बन पे फिर आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा क्या, तो OH ऊपर की तरफ और H नीचे की तरफ, बाकी जो आप देख रहे हो इस तरह से है, तो ये आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे 6 कार्बन है CH2OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये OH जो है यहाँ पे ऊपर आ गया है, यहाँ पे क्या है H ऊपर है और यहाँ OH ऊपर है। बस इतना ही अगर आप करेक्ट बना लोगे तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
आगे देखते हैं फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज जो है इसे हम कहते हैं कीटोहेक्सोज। ग्लूकोज को हम क्या कहते थे, कमेंट कीजिए अभी के अभी। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं एल्डोहेक्सोज, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कीटोहेक्सोज। अब देखो ग्लूकोज जो है हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन किया जा सकता है सुक्रोज के, इसी तरह से सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से फ्रक्टोज भी हमें मिलता है। जैसे जनरली अगर देखोगे तो फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है जो कि फ्रूट्स, हनी या वेजिटेबल में माना जाता है और इसे स्वीटनर भी कहा जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो बिल्कुल ग्लूकोज की तरह होता है C6H12O6, लेकिन ये कीटोहेक्सोज है। देखो कीटोन प्रेजेंट है, एल्डोहेक्सोज मतलब उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट था और यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है। तो ये जो सेकेंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 कार्बन तो होंगे, लेकिन जो सेकेंड कार्बन होगा वहाँ पे कीटोन प्रेजेंट होगा। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। अब देखोगे अगर इसके साइक्लिक फॉर्म के बारे में, तो ये C5 बनाता है, यानी कि ये यहाँ से अटैच होगा C5 के साथ, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। यहीं पे डिफरेंस हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में। ग्लूकोज बनाता है 6 मेंबर्ड रिंग और फ्रक्टोज बनाता है 5 मेंबर्ड रिंग, जो कि फ्यूरान की तरह है। वहाँ पे क्या था, पायरान, यानी कि पायरानोज स्ट्रक्चर, और यहाँ पे फ्यूरान है तो इसको हम कहते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा बीटा फिर वही चीज़ें होंगी कि OH एक तरफ इधर है और दूसरे में इधर है, ठीक है। तो अगर राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो वो अल्फा, लेफ्ट साइड में हो तो बीटा। तो अल्फा बीटा टाइप के 2 तरह के फ्रक्टोज भी होते हैं और इनको हम कहते हैं फुरानोज, और ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक इसके 2 एनोमर्स के स्ट्रक्चर इस तरह से होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी CH2OH है और यहाँ पे भी CH2OH है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक में जो है OH नीचे की तरफ होगा और दूसरे में OH ऊपर की तरफ होगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा, सॉरी अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज में। तो ये थे मोनोसेक्राइड्स। अब देखेंगे हम डाइसेक्राइड्स। अब देखो डाइसेक्राइड्स के बारे में हम ऑलरेडी देख लिए थे कि इनसे मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है और इनका फॉर्मेशन होता है बेसिकली लिंकेज की वजह से, जिसमें वाटर का लॉस होता है और इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन तब होता है जब मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल, यानी कि मान लो अगर C6H12O6 इसको हम ऐड कर रहे हैं फिर से C6H12O6 के साथ, तो इसमें से रिलीज होता है एक मॉलिक्यूल वाटर और इसीलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि ये बनता है लॉस ऑफ वाटर के कारण। तो ये याद रखना है कि डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह का बॉन्ड होगा, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। आई होप इतना समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। अगर नन रिड्यूसिंग शुगर की बात करोगे तो वो कौन सा हो जाएगा, नन रिड्यूसिंग शुगर्स। बेसिकली जो डाइसेक्राइड है वो नन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुक्रोज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों ही क्या हैं, रिड्यूसिंग है। लेकिन जो सुक्रोज है वो नन रिड्यूसिंग शुगर होता है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखो। क्या है, सुक्रोज जो है वो एक नन रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखो माल्टोज और लैक्टोज ये भी एग्जाम्पल है किसके, डाइसेक्राइड के, लेकिन ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। सिर्फ नन रिड्यूसिंग शुगर में आपको याद रखना है क्या है, तो सुक्रोज है। अब देखो सुक्रोज है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस अगर इसका हम करते हैं तो क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे D प्लस है और ये D माइनस है, ठीक है। तो याद रखना है क्या, अल्फा ग्लूकोज
और बीटा फ्रुक्टोज मिलता है। ये एग्जाम में पूछे हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप इसे याद रख सकते हो, क्या है यहाँ D प्लस दिया हुआ है मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और यहाँ D माइनस फ्रुक्टोज दिया हुआ है मतलब बीटा डी फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो एक अल्फा और दूसरा बीटा ग्रुप जुड़े हुए होते हैं इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। इसके बीच जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है तब बनता है क्या, सुक्रोज। अब देखो इसके बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बना है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर किस तरह से बनता है। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पे देख रहे हो ये बीटा डी फ्रुक्टोज। तो इसका जो ये फिफ्थ वाला कार्बन है, सॉरी ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, इसके फर्स्ट और सेकेंड कार्बन से अटैच होता है। तो इस तरह से बीच से यहाँ से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है और ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और इसीलिए हम इसे कहते हैं, अगर हाइड्रोलिसिस हम इसका करते हैं तो इसका रोटेशन का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखने वाले हो गए, जब सुक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है, इसको स्वीट कहते हैं। सिंपली सुक्रोज इज नोन एज स्वीट, जो हम जनरली जो स्वीटनर एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सुक्रोज हो गया एक डाइसेक्राइड और इसे स्वीट भी कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग हो गया, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस केस में हमें मिलता है क्या, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसका हो गया कौन सा, ये एक इन्वर्ट शुगर है, क्योंकि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि साइन ऑफ रोटेशन इसका चेंज हो जाता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं इन्वर्ट शुगर। अब आगे देख लो माल्टोज है। तो माल्टोज जो है वो एक दूसरा डाइसेक्राइड है, और ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। मतलब माल्टोज के अंदर सिर्फ ग्लूकोज होते हैं, और वो कौन सा ग्लूकोज होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज। ये जरूर ध्यान रखना, अल्फा बीटा भूलना नहीं। ठीक है, माल्टोज बना होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो यहाँ पे देख रहे हो दो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच फिर से सेम चीजें होंगी क्या, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और ये फिर बनेंगे। अब यहाँ पे देख लो तीसरा है लैक्टोज। तो इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज आप सभी जानते हो, मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज, और ये डाइसेक्राइड है, और ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। किसका किसका, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों को मिला के क्या बन जाता है, लैक्टोज। ठीक है, और इसके बीच C1 और C4 के बीच ये बॉन्ड बनता है इस तरह से, और यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनता है, और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने पहले ही बताया था नॉन रिड्यूसिंग सिर्फ सुक्रोज है, बाकी जो भी आप इस बुक में देखोगे सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसीलिए जब कभी उसमें एसिड आप डालते हो तो देखते होगे कि वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि आम भाषा में कहते हैं कि दूध फट गया है, या उसमें से हमें मलाई वगैरह निकालना होता है तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसका बना है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड में आपको पता है कि इसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है, लेकिन एक से दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े होते हैं। अब पहला देख लेते हैं स्टार्च। तो यहाँ पे देख रहे हो मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट। प्लांट में मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड क्या होता है, तो वो होता है स्टार्च, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स होता है ह्यूमन बींग के लिए। हाई कंटेंट जो है स्टार्च का वो प्रेजेंट होता है कहाँ, तो सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में और कुछ वेजिटेबल्स में। अब ये किसका पॉलीमर होता है, तो ये अल्फा ग्लूकोज का। यहाँ पे देख रहे हो अल्फा डी ग्लूकोज का ये मोनोमर होता है, और इसमें दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट को कहते हैं एमाइलोज और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ से याद रखना है स्टार्च में कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ पे एमाइलोज क्या होगा, तो ये वाटर सोलुबल कंपोनेंट होता है और इसमें 15 से 20% स्टार्च होते हैं।
ठीक है, मतलब अगर हम लेते हैं यहाँ पे 100% स्टार्च, तो इसमें 15 से 20% जो होगा वो एमाइलेज होगा, और बाकी जो मोस्टली पार्ट होंगे वो एमाइलोपेक्टिन होंगे, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये ध्यान रखना। और ये अनब्रांच्ड चेन होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का, ठीक है, और इसके बीच 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है, ऑलरेडी आप देख रहे हो एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये 80 से 85% स्टार्च का प्रेजेंट है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही बना होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और अगर ब्रांचिंग की बात करोगे तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये है एमाइलोज। पहले अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे अल्फा ग्लूकोज के चौथे कार्बन से अटैच है, तो इसको हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपको याद रखना है कि एमाइलोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब देख लो, यहाँ हो गया एमाइलोपेक्टिन, तो इसके ब्रांचेस ज़्यादा होंगे, तो इसमें जो आपस में एक लाइन में जो जुड़ा हुआ है ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जो यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, इस तरह से ब्रांच बन रहे हैं, तो ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बने होते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये था स्टार्च। अब देख लेते हैं सेलुलोज के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं, सेलुलोज जनरली प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, ये भी आप जानते हो। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, या सिंपली कह लो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, और ये प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रेट चेन है। पॉलीसेक्राइड जो है ये बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ भी रही हूँ, आप बताते चलो। स्टार्च में कौन सा ग्लूकोज होता है? तो स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए सेलुलोज में कौन सा होगा, तो सेलुलोज में क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। देखो यही सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, याद रखने वाली। मैं आपको बताती चल रही हूँ, याद करते हुए चलो। कहीं पे नोट भी आप कर सकते हो, नोट्स भी बनाते चलो। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो, सेलुलोज के बीच जो है, इसके बीच भी 1,4 लिंकेज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन ये बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो सेलुलोज में 2 बातें याद रखनी है। एक बात तो आप पहले से जानते हो कि ये अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट किंगडम में, क्योंकि प्लांट्स का ऑलमोस्ट सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। दूसरा पॉइंट है कि अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है स्टार्च में, बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है सेलुलोज में। और स्टार्च में दो पार्ट्स होते हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, एमाइलोपेक्टिन में 1,4 एंड 1,6 दोनों होगा। सेलुलोज में सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन के बारे में आप जानते हो कि ये एनिमल बॉडी में स्टोर रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इसी फॉर्म में। एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, और इसीलिए इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजेन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। ये काफ़ी ब्रांच होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लीवर में, मसल्स में और ब्रेन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे ग्लाइकोजेन? लीवर, मसल, ब्रेन। और ग्लूकोज और एंजाइम जो है वो बॉडी को हमारे ग्लूकोज चाहिए होता है, तो ये ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजेन पाया जाता है ईस्ट और फंगी में भी। ईस्ट और फंजाई के अंदर भी ग्लाइकोजेन प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजेन में भी याद रखना आप कि ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब देख लो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप सभी जानते हो कि हमारे लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इसेंशियल है। ये हमारे भोजन का, जो फूड हम इंटेक करते हैं, उसके मेजर पोर्शन है। हनी हैज़ बिन यूज फॉर लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाई वायर्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है हनी का, और ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा और भी चीज़ें, सारी पॉइंट्स हम देख चुके हैं, इसको जस्ट एक बार पढ़ सकते हो आप।
यहाँ पे देख रहे हो आप 2 एल्डोपेंटोज हैं, कौन कौन से, डी राइबोज एंड 2 डिऑक्सी राइबोज, इन्हें हम कहते हैं क्या, एल्डोपेंटोज। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड्स में। सिंपली याद रखो, डी राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होता है और 2 डिऑक्सी राइबोज ये प्रेजेंट होता है डीएनए में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। डी राइबोज प्रेजेंट होगा आरएनए में और 2 डिऑक्सी राइबोज प्रेजेंट होगा डीएनए में। और ये आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये सब आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे बायो के चैप्टर में। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप कर सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। अदरवाइज जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में क्या हो गए, तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द ऑफ द लिविंग सिस्टम। ये पॉइंट याद रखना है। पहला क्या हो गया, प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। अगर चीफ सोर्स माना जाए तो मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस है, पीनट्स है, फिश एंड मीट, ये सभी हैं। अब देखोगे हमारे बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब सभी आपको पता है। जो प्रोटीन वर्ड है वो प्रोटियोस एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था। इसका मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि प्राइम इम्पॉर्टेंस। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पे 2 लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन, प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम, एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। तो होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, अब अल्फा एमिनो एसिड का ये पॉलीमर है, तो हमें मोनोमर के बारे में तो जानना पड़ेगा। तो एमिनो एसिड्स के बारे में देखते हैं कि एमिनो एसिड होते क्या हैं। देख लेते हैं एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड लिया गया है क्योंकि प्रोटीन्स में अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कौन सा ग्रुप है, तो ये आर ग्रुप, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, या हाइड्रोकार्बन ग्रुप सिंपली आप कहते हो, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। दूसरा यहाँ पे एक एसिड है और एक एमिनो ग्रुप है। ठीक है, तो एक कार्बन से एक तरफ आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख दो, मतलब सिंपली अगर देखो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ COOH, एक तरफ अमोनिया यानी कि एमिनो ग्रुप, और दूसरी तरफ आर ग्रुप। ठीक है, एक जो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से ये 4 चीज़ें अटैच होती हैं, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एमिनो ग्रुप, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दूसरी तरफ आर ग्रुप। अब ये आर ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। आर का मतलब साइड चेन कोई भी हो सकता है। अब देखो, पहला है यहाँ पे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है इसका स्वीट टेस्ट होता है, और टायरोसिन नेक्स्ट देख रहे हो चीज से मिलता है। एमिनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सिंबल। ये सिंपल है कि 3 लेटर या 1 लेटर सिंबल से हम इसको नोटिस करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन किसे कहते हैं, जब आर ग्रुप H हो। ठीक है, मतलब ये हो गया कि एक यहाँ पे H होगा, दूसरा यहाँ पे H होगा, एक यहाँ पे अमोनिया, और ये COOH ग्रुप। तो ये हो गया क्या, ग्लाइसिन। दूसरा है एलानीन। अब एलानीन में क्या हो जाएगा, ये CH3। ठीक है, तो ये एलानीन हो गया। वैलिन आप देख रहे हो ये वाला ग्रुप है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये दोनों याद रखना, क्या क्या, ग्लाइसिन और एलानीन। इसके अलावा आप नाम बस याद रख सकते हो, क्या, वैलिन और ल्यूसिन, क्योंकि ये स्टार्ट किया हुआ है, दैट मीन्स कि ये इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड आप जानते हो। इसेंशियल जिन्हें हम फूड के द्वारा लेते हैं, और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी में बनती है। सिंपल वे में याद रखो, जो हम फूड के द्वारा लेते हैं, फूड के थ्रू, वो कहलाता है इसेंशियल, और नॉन इसेंशियल जो बॉडी में बनता है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ जो भी स्टार किया हुआ है वो सभी इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। इसके बाद आइसोल्यूसिन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। इसमें आपको याद रखना है क्या, मिथायोनिन, यहाँ देखो, और फिनाइलएलानिन। इसके बाद ट्रिप्टोफन। ठीक है, बस नाम याद रखना, यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स कितने तरह के होते हैं। तो एमिनो एसिड्स को हम कहते हैं एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। डिपेंड करता है कि कौन सा एमिनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। अगर इक्वल नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल, ठीक है। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा एमिनो ग्रुप से तो उसे हम कहेंगे एसिडिक, और अगर एमिनो ग्रुप ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो उसे कहेंगे बेसिक। ये सिंपल सी बातें हैं। इसेंशियल नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दो टाइप के हो गए, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, इसके अलावा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब देखो यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाईली मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं रेदर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो सिंपल सारी चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ज्विटर आयन फॉर्म करता है। ज्विटर आयन का मतलब होता है कि वैसे आयनिक कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन एक साथ प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। तो जब भी कभी एमिनो ग्रुप को हम डिजॉल्व करते हैं एक्वा सॉल्यूशन यानी कि वाटर के अंदर तो वो ज्विटर आयन देता है, क्योंकि यहाँ पे एक अमोनिया ग्रुप और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें मिलता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं, मतलब इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। एम्फोटेरिक कहने का मतलब है कि ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। अब देख लो यहाँ पे ग्लाइसिन एक एग्जाम्पल है, एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अल्फा कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक होते हैं। तो ग्लाइसिन को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एक एक करके हम देख लेते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। चलो जो है अब पहले ही हमने देख लिया है एमिनो एसिड के बारे में। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स एंड दे आर कंबाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन्स क्या है। तो प्रोटीन्स एक पॉलीमर हैं अल्फा एमिनो एसिड के, जिनमें अल्फा एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बनता है किसके किसके बीच, तो COOH और अमोनिया ग्रुप के बीच जब बॉन्ड होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है। अब अलग अलग मतलब मान लो अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो उसे हम डाईपेप्टाइड कहते हैं, ट्राईपेप्टाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे आप देख रहे हो, सभी कुछ नंबर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बस याद रखना है कि इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में, जो इंसुलिन प्रेजेंट होता है उसमें 51 एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ 51 एमिनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है उसे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा ये टाइप हो जाएगा, तो एक को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे को कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं। अब फाइब्रस प्रोटीन क्या हो गया, तो इसमें अगर पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल हो, ठीक है, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये प्रोटीन जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं। बस यही याद रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं। और एग्जांपल याद रखना है क्या क्या, केराटिन जो कि हेयर और उल या फिर सिल्क में प्रेजेंट होता है, और दूसरा है मायोसिन जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो केराटिन और मायोसिन ये दो ऐसे प्रोटीन हैं जिन्हें फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसा नहीं है कि आप इसकी हेयर को अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वो डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब यहाँ देखो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये आपको याद रखना है। एल्बुमिन्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा, इंसुलिन एंड एल्बुमिन, इसको मार्क कर लो। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस सीरीज में आके आपको और कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम देखेंगे प्रोटीन के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में, और जो भी चीज़ें इस चैप्टर में आगे हैं वो सभी कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियोस आएंगी आपको पता चलता रहेगा। एंड
हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कौन से टॉपिक के बारे में, इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से किसी में भी एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर अगर आपको लग रहा है कि ये टफ है या मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उस चैप्टर को काफ़ी ईजी वे में आपको बताया जाए और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको बताया जाए। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव एंड बाय फॉर नाउ।